अच्छा, सर्विस कितना कब से? जी 97 वाला एग्जाम दिया, 98 से सर्विस स्टार्ट हो गई। पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई और क्या पहली था? पोस्टिंग भी समुद्री में ही हुई, फैसलाबाद की तहसील थी, तब मैजिस्ट्रेसी थी। अमेजिंग डेज, इख्तियारात थे, पावर्स थी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्कोप बड़ा था डिलीवर करने का। अच्छा, फैसलाबाद में आपने पीएचए में भी काफी वक्त गुजारा, उसके साथ साथ और भी सर्व किया, वो कैसा तजुर्बा? पीएचए में बड़ा एंजॉय किया, रेवेन्यू में बड़ा एंजॉय किया, इन द सेंस कि काम का बड़ा स्कोप था। पीएचए वाला तो काम बहुत दिल को लगता था। बड़ा काम होता था पीएचए में, वो बदकिस्मती से वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती जब भी कोई अफसर या कोई भी वजारत अथॉरिटी चली जाती है। इसमें थोड़ा सा पीएचए को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते, फंड्स जो हैं की जो कमी है उसका हमेशा सामना रहा है। तो पता चला रिसेंटली इन्होंने बड़ा ले ऑफ किया है, खास तौर पे डेली वेजेस अमाउंट्स टू हंड्रेड्स ऑफ मैन, मेरा ख्याल कुछ 600-700 के करीब ले ऑफ है। मरीम नवाज साहब ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है मेट्रो बस का मनसूबा भी हमारे शहर में शुरू हो रहा है, कब तक शुरू होगा, कितने अर्से में ये खत्म? रिसोर्स से ज्यादा बसेस उनकी पीडब्ल्यूडी हो चुकी है, कब तक आ जाएगी? वो विद इन अ मंथ मेरा ख्याल वो फैसलाबाद की रोड्स पे होंगी। ये गैर कानूनी सोसाइटी है, ये कानूनी सोसाइटी है, किसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दीजिएगा? 3 इनकी कैटेगरीज हैं, एक अप्रूव्ड है, एक अंडर प्रोसेस है और थर्ड वन इज अनअप्रूव्ड या इलीगल। जिसकी फाइल हमारे पास नहीं है और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है वो बिल्कुल लीगल नहीं है। सोशल मीडिया पेज जो बनाया है बाकायदा हमने उसको स्टैम्प किया हुआ है रेड, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी। हमारी वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया पेज है, हमारा ऑफिस है, एक हमने हेल्पलाइन दी हुई है 1237, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये एफडीए सेंटर ऑफ द सिटी ऑफिस है, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक दफा जाके एफडीए से पूछना। अभी मोहब्बत भी हुई जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये अच्छा ही होता है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जदोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है, फैसलाबाद में इंतहाई कलीदी ओहदे पर फायज हैं, उससे पहले भी फैसलाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद आसिफ चौधरी डीजी एफडीए हैं। एफडीए से मुतल्लिका मसाइल और उनके हल के लिए आज हमने इनको दावत दी है। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ही? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सब माशाल्लाह, एज हम्बल एज ऑलवेज। आपको जब भी देखा है एक पॉजिटिव वाइब ही हमें मिली है। सबसे पहले तो एफडीए के, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, शुरुआत कैसे की, किस तरह से ये सर्विस में कैसे आए? ये जी मेरा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, टोपा टेक सिंह, वहाँ एक गांव है, तो बचपन तो वही उसी गांव में गुजरा। इसका मतलब और ये फैसलाबाद ही रहा है? डिवीजन फैसलाबाद, बल्कि जब हमने मैट्रिक किया तब डिवीजन सरगोदा होता था। अच्छा। हमारा जो मैट्रिक की सनद है उस पर सरगोदा डिवीजन लिखा हुआ है। तो जो परहैप्स लास्ट डेज ऑफ सरगोदा डिवीजन, देन ये फैसलाबाद बन गया और फिर बोर्ड भी बन गया। फैसलाबाद बोर्ड अलग से बन गया। ठीक है। तो मैट्रिक तो वहीं से हुआ जी। बड़ा मशहूर स्कूल होता था, शायद आपने कभी नाम सुना हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरसीपुर। वहाँ से हमने मैट्रिकुलेशन किया। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और फिर उसके बाद कंपटीशन में सिविल सर्विस में तो 97। अच्छा, सर्विस कितना कब से? जी 97 वाला एग्जाम दिया, अच्छा। प्रोविंशियल सिविल सर्विस का, और 98 से सर्विस स्टार्ट हो गई। अच्छा, पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई और क्या? पहली पोस्टिंग भी समुद्री में ही हुई, फैसलाबाद की तहसील थी, तब मैजिस्ट्रेसी थी, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी जिसको कहते थे। तो आई वाज पोस्टेड एज सिटी मैजिस्ट्रेट समुद्री। अच्छा, ये पहली पोस्टिंग थी? पहली पोस्ट। कैसा तजुर्बा रहा? वंडरफुल, अमेजिंग डेज। एक तो घर के पास था, वहाँ से हमारा गांव कोई 25-30 किलोमीटर था, आने जाने की सूरत हो जाती थी। फिर नई नई सर्विस ज्वाइन की और तब इख्तियारात थे, पावर्स थी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्कोप बड़ा था डिलीवर करने का। वो इतना बड़ा स्कोप होता था। हमारे एक एसी होते थे हमसे ऊपर, 2 हम मैजिस्ट्रेट होते थे। मतलब आप अगर सीरियसली उसको लें तो यू कुड हैव डन वंडर्स। वो उसका स्कोप इतना ब्रॉड होता, आप डेवलपमेंट में घुस जाएं, आप मैनेजमेंट में घुस जाएं, आप एनफोर्समेंट में घुस जाएं, जिस मर्जी शोबे को आप ले लें, अगर आपका दिल है तो आप कंट्रीब्यूट करते जाते हैं, करते जाते हैं। अच्छा, फैसलाबाद में आपने मेरी पीएचए में भी काफी वक्त गुजारा, उसके साथ साथ और भी सर्व किया, वो कैसा तजुर्बा रहा? फैसलाबाद में तकरीबन मैंने अगेंस्ट ईच पोजीशन जो है
वो सर्व किया है। मैं सीसीटी रहा, जो सब्सटेंशियल पोस्टिंग्स हैं तकरीबन 2 साल। फिर एडीसी रेवेन्यू रहा 1 साल के करीब। फिर एडिशनल चार्ज पे डीसीओ भी रहा। फिर डीजीपीएचए रहा। उससे पहले मैं डिविजनल डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रहा। पीएचए में बड़ा एंजॉय किया, रेवेन्यू में बड़ा एंजॉय किया, इन द सेंस के काम का बड़ा स्कोप था। पीएचए वाला तो काम बहुत दिल को लगता था, आपको पता है। वो फिर जमालियात के भी बहुत करीब है। अच्छा, उस दौर में बड़ा काम होता था पीएचए में। वो बदकिस्मती से वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, जब भी कोई अफसर या कोई भी मिजाज साटी चली जाती है। लेकिन आप नहीं समझते कि शहर में अभी भी ब्यूटिफिकेशन के वाले से बहुत सारा काम होना बाकी है? बहुत सारा काम होना बाकी है। वो हमने इसमें थोड़ा सा पीएचए को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते। फंड्स जो हैं वो उसकी जो कमी है उसका हमेशा सामना रहा है। बड़े कंस्ट्रेंट्स थे पीएचए के, वो उनको ग्रांट बहुत कम मिलती थी। लेकिन जब मैंने सर्व किया तब हमारे पास वर्क फोर्स अच्छी खासी थी। अब मुझे पता चला रिसेंटली इन्होंने बड़ा ले ऑफ किया है, खास तौर पे डेली वेजेस थे। तो जो कंटीजेंट पेड स्टाफ था वो सारा का सारा खत्म कर दिया है। दैट अमाउंट्स टू हंड्रेड्स ऑफ मैन, मेरा ख्याल कुछ 600-700 के करीब ले ऑफ है। तो अब बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद, तीसरा बड़ा शहर है, एक्सपैंड कर गया है बहुत ज़्यादा। तो मेन रोड्स हैं उनकी मेंटेनेंस, ग्रीन बेल्ट्स की मेंटेनेंस, कुछ 350 के करीब फैसलाबाद के जो हैं पार्क्स हैं छोटे बड़े, उनकी देखभाल। तो ये बंदों के बगैर मैकेनाइजेशन तो हो नहीं सकी, सारा मैनुअल काम है, तो बंदों के बगैर बड़ा मुश्किल है। एफडीए में कब से आप काम कर रहे हैं? एफडीए में मोर देन 1.5 ईयर नो। फरवरी 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। जोसेफ, ये एफडीए, जारी बात है आप पिछले तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा महकमा जिसके बारे में पूरे शहर में एक डिस्कशन होती है, क्योंकि ये जितनी भी कॉलोनीज हैं, टाउन्स हैं, नया कुछ सोसाइटी बननी है, तो एफडीए का किरदार जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। तो क्या आप समझते नहीं है कि इसके हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो करने की जरूरत है, और एफडीए जो है वो खुद अभी जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक जो है वो बहुत ही खसारे में जा रहा है? नहीं, ऑल टुगेदर ये ठीक नहीं है, सारे वाली बात तो नहीं है। ये रेवेन्यू की 2 स्ट्रीम्स हैं, मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। जी जी। एक तो हमें प्रोविंशियल किटी से ग्रांट्स मिलती हैं एडीपी की सूरत में, ठीक है, जिससे हम डेवलपमेंट करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट ईयर ये मुकम्मल किया, बल्कि इसी साल मुकम्मल किया, फ्लाईओवर अब्दुल्लापुर वाला रैम्प जो जुमरा रोड पे फ्लाईओवर जो है, फ्लाईओवर जी, ये मुकम्मल किया है। ये एडीपी से हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से। और लाइक वाइज फरवरी में, जनवरी में हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किया, वो भी एडीपी स्कीम थी। डेवलपमेंट जो है वो सारी हमारी गवर्नमेंट के पैसों से होती है। बाकी नॉन डेवलपमेंट है, सैलरीज हैं, पेंशन हैं, और बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम अपने ओन सोर्स से करते हैं। उस तरह से बहुत पैसे इतने हमारे पास नहीं हैं कि हम डेवलपमेंट पे भी कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन ऑलमोस्ट इन अ वे कि हम सस्टेनेबल इस तरह से हैं कि अपने अखराजात जो हैं वो हम खुद उठा रहे हैं। अच्छा, सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है फैसलाबाद में आकर के वो मेट्रो बस का मंसूबा भी हमारे शहर में शुरू हो रहा है। उसके हवाले से क्या प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है? कब तक शुरू होगा और कितने अरसे में ये खत्म होगा? देखें जी, प्रेजेंट गवर्नमेंट ख़ासतौर पे सीएम साहबा जो हैं वो बहुत फैसलाबाद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे उनकी खासी गहरी नज़र है, और कॉन्शियस भी बहुत हैं। उन्होंने पहले शुरू में, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस का ऐलान किया, जो 100 से ज़्यादा बसेस उनकी पीडब्ल्यूडी हो चुकी है। कब तक आ जाएगी? पीएनडी में वो विद इन अ मंथ मेरा ख्याल वो फैसलाबाद की रोड्स पे होंगी। एक ये वाला प्रोजेक्ट। अच्छा, 100 बसें जो है, जी 100 जैसे वो स्पीडो बसें चलती हैं या जैसे एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होगी। और सेकेंडली, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेट्रो का जो मंसूबा है, ये कई दफ़ा डिस्कस हुआ। इस पे हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी हमें हेल्प कर रहा है। बेसिकली ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको लीड कर रहा है। एडीबी लेड एक कंसोर्शियम है जिसमें 5 और कंपनीज हैं, उन्होंने बेसिक स्टडी की है, उसको हमने कोऑर्डिनेट किया है। एफडीए ने उसे सपोर्ट दी है, बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की दी है और चीज़ें शेयर की हैं। कितने अरसे तक शुरू हो जाएगा ये मेट्रो बस का मंसूबा? ये कम से कम 1 साल तो इसमें लग जाएगा। ये लंबा चौड़ा काम है, इसमें प्लानिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है। डिज़ाइन स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर जिस तरह सीएम साहबा ने अब नोट दे दिया है, उन्होंने अगर अप्रूवल दे दी तो फिर
जल्दी शुरू हो जाएगा। जल्दी शुरू हो जाएगा। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितने अरसे में खत्म हो जाएगा ये 3 साल। अच्छा 3 साल। इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट है इसके होते ये कंप्लीट जी अगर अप्रूवल्स हो जाएं तो फिर 3 साल में मुकम्मल हो सकता है। अच्छा, ये पूरे शहर में मेट्रो बस जो है वो ये इनिशियली 4 रूट हमने सुजेस्ट किए जो फिर फाइनल होगा राइडरशिप के हवाले से। ठीक है। जिधर राइडरशिप ज्यादा होगी ऑब्वियसली फिर वही रूट चुना जाएगा। हमने एक कमालपुर से शुरू होता है, समुद्री रोड पे आता है, लेकिन हम उसको एफडीए का ये ख्याल है कि इसको थोड़ा ऑल्टर होना चाहिए, समुद्री रोड की बजाय इसको जंग रोड पे हम लेके जाना चाह रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा उनसे मुस्तफीद होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अलाइड हॉस्पिटल को कवर करेगा, फिर डीएचक्यू को कवर करेगा, फिर ये रूट जो है चिल्ड्रन गुमटी से ये स्टार्ट होगा मालपुर से, सरगोदा रोड अलाइड हॉस्पिटल के पास से ये जनरल बस स्टैंड आएगा, जनरल बस स्टैंड से गुमटी, ये सारा एरिया फिर डाउनटाउन भी कवर हो जाएगा। गुमटी से या तो हम सीधा फिर कोतवाली रोड से लेके जंग रोड पे चले जाएंगे, ठीक है, या हम ये भी एक सोच रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि इसको चेरी बाजार में से गुजारा जाए। चेरी बाजार को हम पेडेस्टेरियन कर दें, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी और साथ में बस का रूट चला जाए, और उसको फिर हम जंग बाजार से बाहर निकालें और जंग बाजार को भी लाइकवाइज पेडेस्टेरियन कर दें। अच्छा सारा ये एक किस्म का होगा, ये कवर करके फिर बाहर निकल के राजबाग से होके फिर यूनिवर्सिटी वाले चौक में आ जाएगा, वहां से फिर हम इसको जंग रोड पे दें। जंग रोड में इसलिए हमारा एफडीए का फोकस या हमारा अपना फोकस इसलिए उस रोड पे ज्यादा है कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी उधर है, जीसी यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उधर है, यूब रिसर्च उधर है, एफआईए का ऑफिस उधर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर अबव ऑल एयरपोर्ट उधर है। तो इसलिए हमारी ये एक ख्वाहिश है कि ये वाला रूट जो है इसको अडॉप्ट किया जाए। फिर अभी तो कंसल्टेशन होनी है सारे स्टेक होल्डर, जैसा ये बहुत बड़ा होल्डर्स को बुला के हम ये फैसला बात के लिए बहुत सीएम साहबा ने इन प्रिंसिपल तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने नोट दे दिया है कि ये फैसलाबाद में होना चाहिए। सब एक मास्टर प्लान भी था हमारा फैसलाबाद का, जिसके ऊपर जो है बड़ी तेजी से काम हुआ। पिछली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है बड़ा एम्फेसिस रखा कि भाई इसको होना चाहिए। वो मास्टर प्लान कहाँ तक पहुंचा, उसकी क्या अपडेट है? मास्टर प्लान अप्रूव हो गया था जी दिसंबर 2022 में, ठीक है, लेकिन वो फिर चैलेंज हो गया जिस तरह दैट गॉट अ बिट कंट्रोवर्शियल, फिर कोर्ट में लोग चले गए उसके अगेंस्ट। वो अब जो करंट स्टेटस है कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है, लेकिन अब हम अपील में गए हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इसको रिस्टोर करवाया जाए। अच्छा, तो वो क्या चांसेस हैं कि ये हो जाएगा? कोर्ट पे डिपेंड करता है जी। कल पेशी थी उस पे, ज्यादा वर्कआउट हुआ इसके ऊपर। हाँ जी, ज्यादा इसके ऊपर अच्छा खासा काम हुआ है, लेकिन फिर कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस थी। अब देखें कोर्ट क्या डिसीजन देता है। कल था लेकिन अजन हो गया, अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आएगी तो सब एक चीज और है जो इसके आपके खास तौर पे जो कहते हैं बगैर कानूनी ये क्या ऐसा एक क्या टर्मोलॉजी है कि इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा होता है कि जी ये गैर कानूनी सोसाइटी है, ये कानूनी सोसाइटी है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दीजिएगा। और फिर मैं इसकी तरफ, क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग एक जिसे कहते हैं कि हमारे शहर का इशू भी है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इन द सेंस कि अगर मैं 2 काम मोटे मोटे बताऊं एफडीए क्या करता है, तो वो 2 काम करता है। एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की अप्रूवल देता है और दूसरा डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, बिल्कुल सही, फंड्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इसके लिए फंड्स नहीं चाहिए होते हैं। ये तो डेवलपर अप्लाई करता है और हम ड्यू प्रोसेस के थ्रू उसको अप्रूवल्स ग्रांट करते हैं। बिल्कुल सही। अब जब मैंने टेक ओवर किया एज डीजी एफडीए लास्ट ईयर, तो हमने पहला काम यह किया कि हमने इनको सेग्रीगेट किया सोसाइटीज को। 3 इनकी कैटेगरीज हैं, एक अप्रूव्ड हैं, एक अंडर प्रोसेस हैं और थर्ड वन इज अनअप्रूव्ड या इलीगल। ठीक है। अब इसको आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक कोई डेवलपर उठता है, कोई किसी सोसाइटी का कोई नाम रख लेता है, फ्लॉ गार्डन जी, और ना उसकी ज़मीन का पता है, ना उसकी साइट का पता है, ना हमारे पास कोई फाइल आई है, वो तशहीर शुरू कर देता है। होर्डिंग्स लग जाती हैं शहर में और उस पर बड़े लुक्रेटिव पैकेजेस देते हैं जी, 17,000 में मालिक बनिए, 6,000 माह किस्त है, ये है वो है, सब बात दिखा देते हैं, ल्योरिन करते हैं पब्लिक को। और वो दैट इज़ एब्सोल्युटली इलीगल। जिसकी फाइल हमारे पास नहीं है,
और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, वो बिल्कुल लीगल नहीं है। वो हमने सोशल मीडिया पेज जो बनाया है, बाकायदा हमने उसको स्टैम्प किया हुआ है रेड, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी। क्या उस हम पे शहरी ये जान ये एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया पेज है, हमारा ऑफिस है, एक हमने हेल्पलाइन दी हुई है 1237, बिल्कुल ठीक है। फोन है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये एफडीए सेंटर ऑफ द सिटी ऑफिस है। कहीं मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक दफा जाके एफडीए से पूछ लें। इवन देन यहाँ पर ये भी होता है कि कहा जाता है जी ये ओवरसीज ब्लॉक हम बना रहे हैं और जी, जी, ओवरसीज जी। से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो जमीन उस डेवलपर के नाम पे नहीं है। जी, जी, जी। ये अगर नाम हो तो फिर तो वो प्रोसेस हो जाए, फिर वो एफडीए को अपना अप्लाई कर दें। वो इसीलिए गैर कानूनी तौर पे तशहीर करते हैं। तशहीर भी या एडवर्टीजमेंट आप सैंक्शन से पहले नहीं कर सकते। जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो हमेशा पहले सैंक्शन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं एफडीए से, उसके बाद अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं और अपना कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन जो जनरल ट्रेंड ये बन गया है कि कुछ भी नहीं होता किसी भी तरह से, चूंकि ये पीएचए का फंक्शन है अपना एडवर्टीजमेंट वाला, तो ये दो डिपार्टमेंट्स में जो है वो घूमती रहती है। हम उनको लिखते हैं, उनके पास भी बाज़ का वक्त की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो उस तरह से एक्शन नहीं होता रैपिड। फिर इस दफ़ा हमने खुद अपनी एक टीम बनाई है जो इस तरह की ग्लेरिंग कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम खुद भी एक्शन करते हैं। है कि एक शख्स ने एक जमीन अप्रूव करवा ली, वो उसके ऊपर टाउन एक किस्म का लीगल टाउन बना रहा है। अच्छा, पीछे वो जगह खरीदता नहीं है, वो उसका फेज 2 भी शुरू कर देता है। क्या ऐसी चीजों पर भी रोक आप लगाते हैं? जी, जी। आपने देखा होगा हमारा, अगर सोशल मीडिया पेज पे देखें उस पे भी हमें अपडेट करते हैं। हम डेली बेसिस पे प्रोसीड करते हैं। हफ्ते में 1, 2 या 3 सोसाइटीज जो इलीगल हैं उनके खिलाफ हम जरूर एक्शन लेते हैं। बेशक वो एक्सटेंशन हो किसी की या इंडिपेंडेंट कोई सोसाइटी बन रही हो, ऑफिस सील करते हैं, अगर कोई डेवलपमेंट हुई है उसको डिमोलिश करते हैं, एफआईआर तक देते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज और जो मैं देखे, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटीज जो हैं या जो डेवलपर्स हैं ये गैर कानूनी चीजों का सहारा लेते हैं, अप्रूवल नहीं हो पाती उससे पहले लोगों को जो है। अच्छा, वहां पर ये कंसर्न भी पाया जाता है कि वो डेवलपर्स जो बेचारे सही काम करते हैं, अच्छा वहां पर कोई हमारे जैसा बंदा उठता है, वहां पर जाता है, वहां पे कहता है जी ये देखें जी ये गैर कानूनी काम हो रहा है जी, यहाँ पर प्लॉट ना खरीदें, और चंद दिन बाद वही बंदा खड़ा होकर फिर वही बात कह रहा होता है ये देखें जी आप ये कानूनी है जी। अच्छा, ये डेवलपर्स के या इस तरह के लोगों के भी बहुत सारे तहफुजात हैं। क्या इन तहफुजात को डील करने के लिए आपने कोई कमेटी या कोई इसके हवाले से एफडीए कोई किरदार अदा कर रहा है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग और इस तरह का जो है कम से कम जो है वो बेचारे शिकार ना हो डेवलपर हजरात? ये मैं एक अर्ज करूं, ये गुज़श्ता साल हमने आते ये मुहिम चलाई थी। अच्छा, कि इसमें कलीदी चीज़ जो है डेवलपर को या लोगों को डिपार्टमेंट से रब्ता रखना चाहिए। वी आर द वंस के हु कैन टेल पीपल, एफडीए ही बता सकता है कि ये कानूनी है या गैर है, हाँ, कानूनी है या अनअप्रूव्ड है। आप नहीं बता सकते, कोई और नहीं बता सकता। बेशक। तो इसलिए मैंने बार बार गुजारिश की है, हर फोरम पे गुजारिश की है कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा एफडीए से ज़रूर पूछें कि इस कॉलोनी का क्या स्टेटस है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस तरह आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अब जस्ट आप एक कॉल करें कि जी फलां गार्डन है या फलां विलाज हैं जी, इसका क्या स्टेटस है, वो आपको बताएगा कि जी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। आप पूछ सकते हैं यार ये कितने रकबे पे है, ये 100 एकड़ पे है, 50 एकड़ पे है, 12 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आप दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी जाते हैं तो आप उनका प्लान लें। लेआउट प्लान हम अप्रूव करते हैं। लेआउट प्लान कैरीज ऑल डिटेल्स। उसमें सारी डिमार्केट किया होता है कि इसमें कितने प्लॉट्स हैं, 5 मरला कैटेगरी कितनी है, 10 मरला कैटेगरी कितनी है, 1 कनाल की कितनी है। और अगर आपने इवन किस्तों पे भी लेना है तो यू कैन इवन सी दैट कि आप उनसे टेंटेटिव पूछ सकते हैं कि यार हमारा प्लॉट कहाँ फॉल कर रहा है, आप हमें बताएं कैसा। अच्छा, ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है लैंड रिक्वायर्ड होती है कि इतनी जगह होनी चाहिए किसी भी कॉलोनी के लिए या किसी हाँ भी जी 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 बिल्कुल, 12.5 एकड़ से कम नहीं अच्छा। होता। 12.5 एकड़ से कम दूसरी कैटेगरी है, उसको लैंड सब डिवीजन कहते हैं। अच्छा, अगर आप कोई चंक ऑफ लैंड किसी बिल्ड अप एरिया में किसी बीच में आ गया है और उसका कोई और मसरफ नहीं हो सकता, तो वहाँ फिर हम
100 कनाल से कम भी अप्रूवल्स दे देते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वो लैंड बनाए होते हैं, कुछ 10-20 घर बना के ऐसे, वो एक छोटा सा भी एक बनाया होता है किसी ने, क्या इस तरह की भी इजाजत होती है? नहीं नहीं, वो एक इजाफी आबादी का है कॉन्सेप्ट, जरूर कच्ची आबादियों के कच्ची आबादियाँ कह रहा हूँ गांव में या उससे आगे गांव वगैरह जिस तरह फैल जाते हैं, उसकी दो हैं कि एक इजाफी आबादी होती है, एक होती है लैंड सब डिवीजन। ठीक है, उस सूरत में वो फिर वही कंडीशन आ जाती है कि वो लैंड लॉक्ड होना चाहिए, ये नहीं कि उसके आगे भी लैंड पड़ी हो, विच कैन बी इंक्लूडेड इन सोसाइटी। इस तरह से वो बाईपास के अंदर ये रेडिएटर है इसका एफडीए का, या नहीं बाईपास भी है हमारा 1326 किलोमीटर, 1326 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया बनता है। अच्छा जी, उसमें बहुत बड़ा एरिया है हमारा, कंट्रोल एरिया अच्छा खासा बड़ा एरिया है, उसमें सदर तहसील भी आ जाती है, बाईपास से आगे भी है। और फिर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम डील करते हैं इन द सेंस के तहसील जिस तरह समुंदरी है, जड़ांवाला है या तांबे वाला झुमरा है, उधर भी अगर किसी ने 12.5 एकड़ या 100 कनाल से ज्यादा की सोसाइटी बनानी है तो उसकी अप्रूवल उसने एफडीए से लेनी है। अगर इससे छोटी है लैंड सब डिवीजन है तो उसकी मुतलका म्यूनसिपैलिटी से लेनी है। ठीक है, अगर 100 कनाल या इससे ऊपर है तो वो एफडीए से लेनी है। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी अलार्मिंग है कि आपके महकमे के ही लोग उठते हैं, जिसमें बड़े निचले रैंक के कुछ लोग ऐसे जो कि मुख्तलिफ डेवलपर्स को हरासा करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जो है वो एक किस्म का कानूनी मुंह शगाफियां निकाल के उनको एक किस्म का ब्लैकमेल करने का। तो मैंने पहले भी पूछा कि क्या उन डेवलपर्स या उन जो लोग इतना पैसा लगाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई एफडीए किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पर आपके महकमे के लोग भी उनको किस तरह से ब्लैकमेल ना कर सके? ये वैसे होता बहुत कम है। दूसरा, ये जो हायरार्की होती है, अगर कोई इंस्पेक्टर किसी को तंग करता है तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर को बता सकता है, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर है, फिर मैं बैठा हूँ, डीजी बैठा है, एडिशनल डीजी है। वो कोई आपकी ग्रीवेंस है तो उसके लिए तो अब इतने मैकेनिज्म हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सीएम कंप्लेंट सेल है, पीएम कंप्लेंट सेल है, सिटीजन पोर्टल्स हैं, और हमारे अपने हैं, मैडम कमिश्नर हैं। अब किसी भी ऑफिस में जाके मेरे पास आके कंप्लेंट दर्ज करवाएं कि कोई हमें कर रहा है तो हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है उनको। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां बगैर तहफ़्फ़ुज़ के तो नहीं बनी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि हम अक्सर अब ये बात तो करते हैं, हम उनको तो हिट कर रहे होते हैं, हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन सारी बात उनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं जो उनके भी ग्रीवेंसेस हैं, वो भी समझते हैं कि यार हमें जो है मुख्तलिफ महकमे ब्लैकमेल करते हैं, किसी न किसी मद में हमसे जो है वो, हम क्योंकि इतना अरबों रुपया लगा चुके होते हैं तो उसके बाद वो आसानी से उनका शिकार भी होते हैं, ब्लैकमेल भी होते हैं। तो इसके लिए कोई एफडीए, कोई मुतहर्रिक, कोई इस तरह की पॉलिसी है कि कोई कम से कम ये जो पाकिस्तान में किस्म की इन्वेस्टमेंट है या लोग जो इस तरह का इतना पैसा लगाते हैं वो भी उनको सिक्योरिटी मिल सके? नहीं, हम तो बड़ा वेलकम करते हैं जो लीगल तरीके से हमें अप्रोच करते हैं। किसी के पास अपनी लैंड है, ओनरशिप है, तो वो आके हमें अप्लाई करे, हम हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और कभी कोई कंप्लेंट आए, ऐसा नहीं होता क्योंकि कंप्लेंट आए हम एक्शन ना लें, बिल्कुल सही। हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं। नाज़रीन, कई बात चाहिए कि यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चिट-चैट करते हैं। अच्छा चक साहब, चूंकि आप सारा दिन, सारी बात है, जैसे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट के बहुत सारे मसाइल भी होते हैं और वो बेचारे के पास अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत कम वक्त होता है, क्योंकि सारा दिन मीटिंग्स और ये काम वो काम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो चोरी असल रोजाना की बुनियाद पर ना करें तो वो दिन समझते हैं कि यार आज अधूरा दिन? सुबह की वॉक, मॉर्निंग वॉक क्लास भी करते हैं? लाजमी करता हूँ। अच्छा, मेरी सर्जरी हुई है एक्चुअली, तो मेरे लिए ज़रूरी भी है। तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वैसे भी सुबह जल्दी उठता हूँ, तो कोशिश होती है कि सुबह की सैर ज़रूर हो जाए, उसके बाद फिर सारा दिन जैसे भी गुजरता है गुजर जाए। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में दे फिश ज़्यादा पसंद करता हूँ, रिकमेंडेड भी है, और बाकी कोई देसी चिकन वगैरह। बाकी चीज़ों से अब वो एज भी नहीं रही सर्जरी की वजह से, बाकी चीज़ें अवॉइड ही करता हूँ। तो हमारे अपने ऊपर है ना जी, हम अगर कहते हैं ना, we think when you think old you become, when you think young। बट वो होना चाहिए थोड़ा सा बंदे को कॉन्शियस भी ना, खास तौर पे जब कोई चीज़ ऐसी चल रही है, सर्जरी चूंकि हुई है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्शियस होता हूँ कि ज़्यादा पेट भर के भी ना खाया जाए और ऐसी तली हुई चीज़ें या जंक फूड इससे ज़रा परहेज किया जाए। ट्रैवलिंग भी करते हैं? ट्रैवलिंग तो ऑटोमेटिकली होती है जी, कभी लाहौर कभी इस्लाम, वो तो जाना ही पड़ता है। कल भी मीटिंग थी, लाहौर गए हुए थे। म्यूजिक सुनते?
म्यूजिक कौन सी शौक नहीं सुनता। किसका पसंद करते हैं, कौन सिंगर कौन सा पसंद है आपको, कौन सी? बस मुख्तलिफ आते रहे, नुसरत को बहुत सुना है जी। अब बाकी सारे मैडम नूर जहां से लेके तो मेहदी हसन जैसा गजल गायकी कर कभी मोहब्बत भी हुई जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये अच्छा ही होता है हमेशा। अच्छा रहा आपका? जी अच्छा रहा। हासिल भी हुई या बस ला हासिल हुई? बस इन बिटवीन ही कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा कम टू द पॉइंट, जैसा मैं एक चीज जो आपकी, क्योंकि आप देखें ये एक नीट एंड क्लीन शख्स की निशानी होती है कि वो अपनी चीजों को कभी भी घुमाता फिराता नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और वो चीजों को, जिस तरह आपने ये देखिए कितनी बड़ी बात आपने बिल्कुल आसान पैराए में कर दी, इट मीन्स दैट ये आपकी चीजों को शो करती है, ये बताती है कि मोहम्मद आसिफ चौधरी हु इज, उनका इनर कैसा है। आपने यहाँ पे जारी बात है 1.5 साल का अर्सा गुजारा है। खास तौर पर मैं उस चीज की जरूर बात करना चाहूंगा जो आपने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या फैसिलिटीज हैं और किस किस तरह से लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, खास तौर पर फैसलाबाद की पब्लिक। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आपके ये इस मीडियम के तवज्जुह से लोगों तक भी ये बात पहुंच जानी चाहिए। ये लॉन्ग अवेटेड था, इसकी कंप्लीशन ये 2017-18 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस वक्त के डीजी इसको लेके आए, सम और फिर फंडिंग कम हुई और ये ड्रैग होता रहा। जब मैंने लास्ट ईयर व्हेन आई टुक ओवर एज डीजी तो मैंने ज़ाहिर है विजिट करना ही था। विजिट किया तो बड़ी तकलीफ हुई कि स्ट्रक्चर एक खड़ा है, ग्रे स्ट्रक्चर सारा मुकम्मल था, फ्लोरिंग होने वाली थी, पूल्स बनने वाले थे। तो फिर मैंने एफर्ट शुरू कर दिया और इसमें मैं मैडम कमिश्नर को और पंजाब गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि बड़ा सपोर्ट किया। मैडम कमिश्नर ने हमें, पीएनडी ने और पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बर वक्त फिर वो फंड्स मिल गए और हमने इसको फिर रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल कर दिया। लास्ट ईयर कोई नवंबर में मेरा ख्याल में पैसे मिलने शुरू हुए हैं और 31 जनवरी को हमने इसकी इनाग्रेशन, 4 फरवरी को ही 31 को हमने मुकम्मल कर दी। वेरी स्पीडी। और ये देखने वाला है। आई कैन क्लेम के फैसलाबाद में ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में बड़े दावे से कह सकता हूँ कि नहीं है कोई। आप देखें उसमें हमारे पास 2 पूल हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, ऑल सीजन पूल, सर्दियों में भी चलेंगे, गर्मियों में। ठीक है। 2 हमारे पास टेनिस कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, 2 जिम हैं, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है, और बैडमिंटन हॉल है, स्नूकर एरिना है, फिर टेबल टेनिस है हमारे पास, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, ये चेस वैस और कैरम, ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड। ये एफडीए सिटी में। अच्छा, एफडीए सिटी में। एफडीए सिटी में है 27 कनाल पे। बहुत खूबसूरत तोहफा है पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसलाबाद के शहर। बहुत जल्द हम आपके साथ देखेंगे जिस दिन हम आपके, दैट इज वर्थ सीइंग। ये उसकी मेंबरशिप जारी है, कोई 170-80 मेंबर्स हो चुके हैं और एक इसकी मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जिसको कमिश्नर हेड करते हैं। ठीक है। और 4-5 मेंबर्स हैं, डीसी मेंबर हैं इसके, मैं मेंबर हूँ, डीजी एफडीए और प्रेसिडेंट चैम्बर मेंबर हैं। इससे बड़ी अच्छी एक कॉन्स्टिट्यूशन और है। आपने एफडीए सिटी की बात की। एफडीए सिटी एक बड़ा ही एक किस्म का, वो आज से 1 साल कबल तक तो जो मेरे पास इत्तलात है वो समझा जाता है जैसे झाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं वहां पे, बिल्कुल भी काम जो है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त क्या अपडेट है एफडीए सिटी के हवाले से? अब आप देखें उसके जो बॉटलनेक्स थे उनको हमने रिमूव किया है। एक आते ही हमने डिस्पोजल स्टेशन है समाना, साथ ही विलेज है, उसका पानी आता था, हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, डिस्पोजल बंद पड़ा था वो चलाया है। फिर एक्सेस रोड का इशू था, वो थोड़ा सा एक पैच था, वो बनने वाला था, कुछ उसमें लिटिगेशन थी, वो हमने उसको कंप्लीट किया, अब वो स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है। एक्सेस रोड ठीक हो गया। फिर अब जाके देखें कि वहाँ कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। 500-600 घर बन गए हैं और इतने ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसमें मेजर इशू बिजली का ना होना था, वो कोई 1.5-2 साल पहले लगनी शुरू हो गई है और जैसे बिजली लगनी शुरू हो गई उसके साथ ही घर बनना शुरू हो गए। ठीक है। अब जो है एफडीए सिटी लाइक एनी अदर प्राइवेट कॉलोनी, ठीक है, बल्कि उससे भी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें बिजली है, गैस है। गैस ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत सी कॉलोनीज में नहर पे भी नहीं है अभी। सही कह रहे हैं आप। फिर स्वीट वाटर है,
स्टेट ऑफ द आर्ट सीवरेज सिस्टम है, ये फैसिलिटीज़ उधर हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बाकी सारी डेवलपमेंट मुकम्मल है। 56 पार्क हैं, 56 पार्क्स। अच्छा, एफडीए सिटी के अंदर? एफडीए सिटी के अंदर, जो कि वो के सारे डेवलप नहीं हुए, 4-5 अभी हुए हैं। मेजर पार्क हमने डेवलप करना शुरू कर दिया है। दिस इज आल्सो अ न्यू। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से थोड़ी दूर है, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। जॉगिंग ट्रैक हम उसमें दे रहे हैं, एक हम उसमें लेक बना रहे हैं, और बाकी सारा ग्रीन होगा। तो ये एफडीए सिटी भी इंशाल्लाह बहुत वो वाली बात नहीं रह जाएगी जो 10 साल पहले थी या 15 साल पहले लोग कहते थे। ये कोई शक नहीं इसमें, जो सब के लोग, अगर आप ये करके जाते हैं ना, तो लोग आपको हमेशा याद भी रखेंगे, क्योंकि एफडीए सिटी वो जिसे कहते हैं वो एक हॉल ना ख्वाब है। मैं कहता हूँ एफडीए के लिए भी। और नहीं, अब ऑल टुगेदर सिचुएशन चेंज है। अब उस पे मजीद बताऊं कि उधर एक डीपीएस भी बनना शुरू हो गया है। डीपीएस की ब्रांच ये मैडम कमिश्नर ने अभी उसका इफ्ताह किया है पिछले दिनों। वो एफडीए हम ही बना रहे हैं, हमें डिपॉजिट वर्क के तौर पे कमिश्नर ऑफिस ने दिया है, और ये एक इंडिकेशन भी है एफडीए पे ट्रस्ट की, दूसरे इदारों की, कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमसे काम करवा रहे हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक चीज और जाते जाते पूछूंगा कि ये अभी हमारा ये जुमरा फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ है, इसकी एक तो मुझे कास्ट बताइए, और ये बड़ा स्पीडली इसके ऊपर वर्क हुआ। मैं देखा आप जब आए तो उसके बाद ही ये किस्म का बनना शुरू हुआ, और आपने इसको मुकम्मल भी कर दिया। इसके ऊपर कितनी कास्ट आई टोटल? ये जी टोटल प्रोजेक्ट 1326 मिलियन का था, और ये भी रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल हुआ है। 6-7 महीने में हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। देखिए, ये होता है कि जब आपने काम करना हो, आपकी नीयत ठीक हो, तो आप काम कर जाते हैं। जी, ये 2 प्रोजेक्ट थे, एक शेखपुरा रोड वाला और एक ये फ्लाईओवर वाला। तो इनमें से एक अप्रूव हुआ, फ्लाईओवर अप्रूव हुआ, वो हमने कर दिया। और जब सीएम साहबा को पता चला कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने हमें गो हेड दिया कि आप इसको फ़ौरन खोल दें लोगों की सहूलत के लिए। ये उनका इतना बड़ा इनिशिएटिव था, और इतनी उन्होंने, क्योंकि असल तो ये होता है कि कोई भी सीएम हो वो तो अपने नाम की तस्वीर लाने को दौड़ता है कि भाई सबसे पहले मैं वहां पे। हाँ, जिस लम्हे उन्हें पता चला कि ये मुकम्मल है, तो उनका हुक्म आ गया कि आप इसको खोल दें। सेकंड, अब सीएम साहबा ने अनाउंस किया है ये शेखपुरा रोड वाला भी, वो बड़ी खस्ता हालत में है। ये हमारे जो था प्रायोरिटी स्कीम्स में भी था कि ये निशाताबाद से नया लेवल बनता है। अगर नया शेखपुरा का जो आप कह रहे हैं, नहीं, शेखपुरा रोड जो है, शेखपुरा रोड निशाताबाद से आगे गढ़वाला तक वो सारा टूटा हुआ है। 6 किलोमीटर का पैच है, उसका हमने सारा वो PC1 वगैरह तैयार किया हुआ है। तो जैसे अप्रूवल आती है फिर उस पर काम शुरू होगा। अच्छा, और भी बहुत सारे रोड जो हैं एक किस्म के हमारे शहर के जो मेन रोड्स को भी काफी सारे खराब हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी एफडीए का किरदार है इसमें? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं, अब मेन रोड सारे ठीक हो गए हैं। आप देखें, जड़ावाला रोड ठीक हो गया है, सुंदरी रोड ठीक हो गया है, जंग रोड ठीक हो गया है। अब ये सिर्फ एक रोड हमारा रह गया है मेन रोड में से, सरगोदा रोड भी ठीक हो गया है। बेशक, हाँ, नटवाला रोड तो पहले ठीक था। ये अब शेखपुरा रोड एक रह गया है, ये हो जाए तो फिर मेन रोड सारे जो हैं वो, बाकी तो फिर डेवलपमेंट एक लंबा चौड़ा काम है, ऑन गोइंग है, सारा प्रोसेस वो चलता रहता है। ज़ाहिर है हर रोड की एक एज है, उसने टूटना है, फिर रीबिल्ड होना है, वो तो चलता रहता है। लेकिन ये एक रोड बन जाए तो हमारा पूरा शहर जो है, तो होप सो कि यहाँ पे जो भी डीजीएफडी आता है, वो जब यहाँ से ट्रांसफर होता है तो किसी बड़ी जगह पर जो है उसको तैनात किया जाता है। ये जारी बात, उसकी सर्विसेज भी होती है। ऐसा क्या विजन है, ऐसी क्या चीज है जो चौरी आसिफ यहाँ पे कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, या फैसलाबाद को ऐसा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका अपना भी होम टाउन है? ये इसमें जी मैं जो चाहता हूँ वो बेसिक जो हमारा काम है ना जी, वो फ्यूचर ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन करना होता है। मास्टर प्लान का भी यही विजन होता है कि हमने प्लानिंग शहर की इस तरह से करनी है जो आने वाले कम से कम 50-60, अगर 100 साल नहीं तो 50-60 साल की ज़रूरियात को कैटर करे। उसके मुताबिक इसको इस तरह से जोनिंग की जाए कि हम डिटर्मन कर दें कि ये ब्राउन है, इधर कॉलोनी बन सकती है, इधर नहीं बन सकती, इधर ये एजुकेशनल हब होगा, इधर एक्सपो जोन होगा, इधर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होंगी, इधर पार्क्स होंगे, इधर प्ले ग्राउंड होंगे, इधर कमर्शियल एरियाज़ होंगे, इधर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे। ये बस एक है कि इस तरह का एक खूबसूरत सा प्लान बन जाए और फ्यूचर ग्रोथ डिटर्मन हो जाए शहर की, कि इस एरिया में ये हो जाएगा, और ताकि वो जो है सारे फ्यूचर की जो 50-60 साल वो कंफर्टेबली शहर गुजर चुके
और दूसरा मेरा जो है वो जो डाउनटाउन जिसको या सीबीडी कह सकते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसकी रीजनरेशन है। को उसको हम साथ साथ रीजनरेट करें, उसके जो ब्लाइटेड एरियाज हैं उनको हम रीबिल्ड करें, उसको हम प्रिजर्व करें, उसको हम लोगों के लिए अट्रैक्शन बनाएं, ताकि वो शहर का जो हुस्न है जिसकी बुनियाद पे फैसलाबाद इधर उधर फैल गया है, वो जो असल शहर था वो भी मौजूद रहे। अच्छा, एक चीज सब जैसे एक आखिरी सवाल, ये जो ब्राउन एरियाज और नॉन ब्राउन या इस तरह की बातें होती हैं, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी। और फिर हाँ, एक चीज और कि ये जो सोसाइटीज नई बन रही हैं, क्या आप समझते नहीं कि इससे शहर जो है वो एक किस्म का सुकड़ता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल हमारा जो शायद आबादी बढ़ रही है, तो इसके बारे से ये ब्राउन और ये नॉन ब्राउन ये क्या चीज है? ये प्लानिंग इसीलिए होती है ना जी, अब आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, और आपने हाउसिंग नीड्स जो है लोगों की उनको पूरा भी करना है, इसीलिए ये डिटरमिन किया जाता है ना कि इन एरियाज में बन सकती हैं, इनमें नहीं। ब्रीदिंग स्पेस भी लोगों के पास रहे, ओपन स्पेसेस भी रहें, रिक्रिएशनल स्पेसेस भी रहें, ग्रीन एरियाज भी रहें, क्रॉप लैंड भी बची रहे, और साथ कॉलोनियां भी बनते रहे। अच्छा, यही मास्टर प्लान है? यही मास्टर प्लान यही तो होता है कि हर चीज की ग्रोथ को उसने डिटरमिन करना होता है, और किधर किधर ग्रोथ होनी है ये तय करना होता है। ये तय करना, और इसके लिए मास्टर प्लान का अप्रूव होना भी जरूरी है। अल्लाह करे हमारी अदालतें थोड़ा सा इस हवाले से देख ले। नाज़रीन, आप सुन रहे थे चौधरी मोहम्मद आसिफ, जो कि एक, मैं कहता हूँ कि अपनी हम्बलनेस की वजह से तो मशहूर हैं, लेकिन अपनी कारकर्दगी की वजह से भी इन्होंने फैसलाबाद पूरे में ये साबित भी किया है। खास तौर पर मैं ये जो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ये जो हमारा अभी फ्लाईओवर बना है, यकीनी तौर पर ये स्टेट ऑफ द आर्ट भी है, और इंतहाई कम वक्त में और महदूद वसाइल में इन्होंने इसको कामयाबी से पाया तकमील तक भी पहुंचाया, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि चौधरी मोहम्मद आसिफ यहाँ पे जो अपना विजन या जो एक सोच रखते हैं इसको मुकम्मल करके आगे जाएं, और इनके जो एक सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, वो भी हमेशा इस तरह जारी साइड है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।